नॉट अ बिग डील। बच्चे दिखेंगे तो है नहीं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सो यू 8 आर देयर। तो सबसे पहले आज मेरा फर्स्ट क्लास है आपके साथ। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कि माई सेल्फ इज संजय शुक्ला। आई एम टीचिंग इन स्कूल ISC स्कूल सिंस लास्ट 25 ईयर्स। तो आपको पहले तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। वैसे हमारा जो प्लान है कि आने वाले जो दिन है एग्ज़ाम तक जो भी टाइम पॉसिबल हो सकता है, तो उसमें हम जो है सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में। हम ये मान के चलेंगे आपको आता है, आपको ब्रशअप की ज़रूरत है, तो ब्रशअप करने वाला काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो शुरुआत हम कुछ ऐसे करने वाले हैं कि पहले सिलेबस में क्या है और क्या है कवर करना है। इसमें यहाँ पे मैंने स्पेसिमेन पेपर की क्या क्या आउटलाइंस हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन होने वाली है आपके क्वेश्चन पेपर को लेकर के माइंड में। तो क्वेश्चन पेपर कैसा भी हो, पर पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए, जो पेपर अभी तक आए हैं या स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करें, तो आपकी जो तैयारी है वो पूरी ये मान के करनी है कि आपको पूरा कंटेंट आना चाहिए, पूरा सब कुछ आएगा, क्योंकि एनालाइज करेंगे तभी आंसर कर पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं MCQ की बुक ले लूँ और कुछ MCQ तैयार कर लूँ, कुछ क्वेश्चन तैयार कर लूँ और मेरा हो जाएगा, तो थोड़ी मुश्किल होने वाली है। क्योंकि वही क्वेश्चन जो आपने तैयार किए हैं एज इट इज़ आए, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग इज़ अ लॉजिकल सब्जेक्ट। एस प्रोग्रामिंग जब तक आपको सपोज करिए लूपिंग आ रही है या एरे आ रहा है, तो आपको जब तक एरे का कंसेप्ट नहीं पता है तब तक आप वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपके गलत आंसर भी ऑप्शन में होंगे। तो आपने गलत सॉल्व किया है, फिर भी आपको लगेगा अरे ये तो आंसर मेरा आ गया है, तो आप टिक कर देंगे तो गलत हो गया। और चीज़ों को रिलेट करना रहेगा, क्योंकि अब ये टॉपिक वो टॉपिक मिला करके क्वेश्चन आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। तो हम लोग का ये कोशिश होने वाली है कि इन क्लासेस में मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में आपको सारे कंसेप्ट बता दूं। MCQ के बारे में तो बाद में देखेंगे, क्योंकि अगर आपको ऑप्शंस देखने हैं, अगर आप पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन दिया है 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो आपका सही ऑप्शन है और बाकी 3 गलत ऑप्शन है जो आपको मिसलीड करेंगे। तो व्हाट इज द राइट वे टू आंसर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो थ्रू द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसको सॉल्व करिए, फिर ऑप्शन देखिए कि आपका ऑप्शन वो है। अगर मिल गया आपका, अब श्योर है, तो आप उसको टिक कर दीजिए। कुछ कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे भी होते हैं जिसके 2-2 पॉसिबल आंसर हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपने जो सॉल्व किया वो आंसर वहां नहीं है। इन दैट केस आप उसका दूसरा पॉसिबल आंसर दूसरे मेथड से सॉल्व करके निकालने की कोशिश करें, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको उसका बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि ये है क्या, क्या पूछा जा रहा है, मेरे को पता ही नहीं है, तो फिर आप रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करते हुए राइट आंसर को पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कि अभी आपका पेपर में क्या क्या टॉपिक कितने कितने नंबर का आया है, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि मैं इस टॉपिक में स्ट्रांग हूं, इस टॉपिक में थोड़ा वीक हूं, और ये इतने नंबर का आना है, तो मुझे उस पर काम करना है और कितना काम करना है, ठीक है। तो मैंने पूरे पेपर को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद ये पाया कि इसमें जो आपका थ्योरी है वो 30 मार्क्स की है और प्रोग्रामिंग वो भी 35 मार्क्स की है। तो इन 35 मार्क्स में क्या आ रहा है? तो थ्योरी को जब आपने देखा, मैंने पूरा चेक किया है पेपर को, तो इसमें एक भी क्वेश्चन जावा के फंडामेंटल से नहीं था, एक भी क्वेश्चन जावा के फंडामेंटल से नहीं था। तो सारे क्वेश्चन थे कहां से? तो 3 टॉपिक हैं आपके, सारे क्वेश्चन वहीं से हैं, ठीक है। जो एक बहुत ही आसान टॉपिक है, पहला है प्रोपोर्शनल लॉजिक, जिसमें से अराउंड 6 मार्क्स से क्वेश्चन थे। फिर बूलियन अलजेब्रा, यहां से अराउंड 24 मार्क्स से क्वेश्चन थे, और हार्डवेयर यहां से 5 मार्क्स से क्वेश्चन थे। तो टोटल 35 मार्क्स आपके थ्योरी के पूरे बूलियन अलजेब्रा से ही कवर हुए हैं, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा के लिए आपको प्रोपोर्शनल लॉजिक आना चाहिए।
फिर ये हार्डवेयर इज इंटरलेटेड, तो इसमें मैंने हो सकता है कोई क्वेश्चन जो बुलियन अलजेब्रा में काउंट किया है वो हार्डवेयर से हो, ठीक है, क्योंकि गेट्स वगैरह हार्डवेयर में भी आते हैं, बुलियन अलजेब्रा में भी आते हैं, क्योंकि कोई भी हार्डवेयर जो बनाया गया है, एडर, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ये चार चीजें जो आपके सिलेबस में हैं वो हार्डवेयर में है, पर आपके एंड और नॉट एक्सॉर गेट से बनती हैं। तो ये सारे गेट्स आपको बुलियन में पढ़ने को मिलेंगे। इसके अंदर अच्छा खासा इनपुट के मैप्स का है, ठीक है, तो के मैप्स भी बहुत आना चाहिए आपको। अब देखिए, अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं पूरा डिटेल में तो आप कंसेप्ट तो पढ़ सकते हैं, पर क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके काम में आने वाले हैं? बिल्कुल काम में आने वाले हैं, केवल फर्क यह है कि क्वेश्चन तो वही है, चेंज क्या किया गया है, अब की बार आपको आंसर दे दिए हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के पेपर को आप देखें और आपके पास पड़े हुए हैं या आपको कहीं से मिल सकते हैं, तो आप उसको देख करके उनके सॉल्यूशंस को देख लीजिए। काउंसिल की वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल रहते हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, पब्लिकेशन में पड़े रहते हैं CISC.org में। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। यहां बहुत डाउट रहता है बच्चों को कि हमारी प्रोग्रामिंग बहुत वीक है और हम प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, ये तो पार्ट हम कर ले जाएंगे, पर ये पार्ट ईजी है कंपैरेटिव टू प्रोग्रामिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिना कुछ स्टडी किए कर ले जाएंगे, क्योंकि अगर एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन, अब ये जब थ्योरी पार्ट में पहले के प्रोसीजर से आता तो आप इसको सॉल्व करते और आपका आंसर सपोज करिए गलत होता, पर आपके स्टेप्स सही होते, स्टेप्स आर राइट, आंसर इज रॉन्ग, तो आपको 2 में से 1.5 मार्क्स मिलते हैं। और नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब आपको मिलने वाले हैं 0 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि MCQ है। ऑल राइट, अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग में लूपिंग से 16 मार्क्स से क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर में दिए हुए हैं। फंडामेंटल से इट वाज 4 मार्क्स एंड एरे एंड मैट्रिक्स, एरे एंड मैट्रिक्स से कितने आए, 15 मार्क्स, ठीक है। पेपर को जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि एरे बहुत ज्यादा आया है, लूपिंग नहीं आई है, पर उसमें लूपिंग 1 मार्क्स ज्यादा है। अब आप इस चीज को ये कंसीडर ना करें कि हमेशा लूपिंग ही ज्यादा आएगी, ये 35 मार्क्स डिवाइडेड है, आ जाए ये। सो लेट मी चेक व्हाट यू आर राइटिंग, विच क्वेश्चन। तो आप जो चीजें पूछ रहे हैं आउटपुट में बहुत डाउट है, तो हम आउटपुट की प्रैक्टिस करेंगे। हम 2-3 दिन में ये कवर कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि जिसको जल्दी से जल्दी कवर कर लें, जिससे हम प्रोग्रामिंग में आपको ज्यादा टाइम दे सकें, ठीक है। और क्लासेस डेली तो नहीं होंगी, जैसे सपोज करिए कि आपका 4th को, लेट्स से 4th इज सम एग्जाम, तो 3rd को हम क्लास नहीं रख पाएंगे। ऐसा एग्जाम जो कोर सब्जेक्ट है जिसको कंप्यूटर वाले बच्चे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ्स का एग्जाम है तो मैथ्स के एग्जाम से 1 दिन पहले कंप्यूटर कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, आपके ने अगर मैथ ले रखी तो आप भी नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग डेज डिसाइड करके जो भी है एग्जाम की आपको ग्रुप में पता चल जाएंगे, इसी में आपको पता चल जाएगा कि कब कौन क्लास होने वाली, कितने बजे होने वाली है। ड्यूरेशन विल बी अराउंड 1.5 आवर, ठीक है। 40 minutes is a time where you can highly concentrate, thereafter concentration goes down, but we will relax for 5 minutes, then in the meanwhile I am reading these comments, you can relax, then again you try to concentrate. So looping के क्वेश्चन में आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, that is not a big deal कि आपको समझ में नहीं आएगा। प्रोग्रामिंग और एरे में, लूपिंग, एरे में आपको क्या आने वाला, लूपिंग में क्या आने वाला, पहले इन क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप स्पेसिमेन पेपर को ध्यान से देखें, स्पेसिमेन पेपर को अगर ध्यान से देखें तो उसमें प्राइम नंबर का प्रोग्राम दिया हुआ है, फैक्टोरियल का दिया हुआ है, या आउट नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में दे हैव गिवन, आई थिंक आई रिमेंबर, एज फार एज आई रिमेंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का दिया हुआ।
और उसको देख के ऐसा लगता है कि क्लास 9th का पेपर है। तो डू यू हैव एनी आइडिया कि किस तरह का पेपर आने वाला है? क्लास 9th का तो नहीं आने वाला, पर ऐसी चीजें जो आपने पढ़ रखी हो, कुछ नया ऐसा कि आपने कभी सुना ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कई बच्चों ने सर्कुलर प्राइम ना सुना हो, ये क्या होते हैं। तो आपको कोई ऐसा आउटपुट में क्वेश्चन नहीं देंगे कि भाई चलो ऐसा करो, एक प्रोग्राम दिया हुआ है, ये कुछ कर रहा है और वो सर्कुलर प्राइम चेक कर रहा है। इट मे बी प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपने क्लास में किया होगा, इट मे बी पैलिंड्रोम नंबर जो आपने क्लास में किया होगा। तो ऐसे नंबर या एचसीएफ या एलसीएम, ऐसे मैथमेटिकल प्रोसेस विच इज वेरी कॉमन, उस पे लूप दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना है। इट मे बी पॉसिबल आपने देखा, अरे ये तो हमारे टीचर ने कराया हुआ था, ये तो आपने यूट्यूब में देखा हुआ है, तो आप आराम से कर लेंगे। पर अगर आप घबराएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम आपको करना है, बहुत ही बेसिक तरीके से लूपिंग को रिवाइज करना है। नेस्टेड लूप ध्यान से पढ़ें और आप आराम से इसी तरह के कुछ क्वेश्चन, एग्जैक्टली ये नहीं जो स्पेसिमेन पेपर में दे रखे हैं, तो पुराने स्पेसिमेन पेपर को भी देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा। फंडामेंटल में जो क्लास 10th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आते थे, उस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि एक इंटीजर को कैरेक्टर से ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट किस टाइप का आ रहा है। स्काई कोड ऐड हो जाता है या स्ट्रिंग और इंटीजर जोड़ते हैं तो वो कॉन्कैट कर देता है, छोटी छोटी बातें। पर आपको इस पार्ट में 4 नंबर जरूर हैं, पर जरा क्लास 10th में जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करने की जरूरत है। ऑल राइट, ना बात करते हैं हम एरे वाले पार्ट की। एरे में जैसे ही एरे शुरू होता है, आप पढ़ते हैं सर्चिंग। इसकी 2 टेक्निक है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। सॉर्टिंग, 3 सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ते हैं, ठीक। बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। इसके बाद और भी आप एरे में कौन कौन से प्रोसीजर पढ़ते हैं, दैट इज डिलीशन, इंसर्शन। इतने तो स्टैंडर्ड प्रोग्राम है जो आपको आने चाहिए। इनमें से कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता इनमें से कुछ अलग आ जाए। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद अब मैट्रिक्स में जाएं तो रो वाइज सॉर्टिंग, रो वाइज सम, सॉर्टिंग तो आगे की बात हो गई, कॉलम वाइज सम, डायगोनल्स, डायगोनल सम, बॉर्डर एलिमेंट, सिमेट्रिक, ट्रांसपोज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और सैडल पॉइंट। यहां मैं स्टार बना दे रहा हूं सैडल पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां पे ये कुछ कुछ बेसिक प्रोग्राम होते हैं जो हमेशा इनिशियली स्टेज पे आपको पढ़ाए जाते हैं। तो एरे में भी जो स्पेसिफिक पेपर में दे रखा था वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दे रखे थे। खाली होगा क्या कि आउटपुट में दिया हुआ है आपके डायगोनल एलिमेंट को सम करा हुआ है, एक स्पेस आउटपुट दे रखा है। हो सकता है कि आपने जिस तरीके से करा हो वो उस तरीके से ना किया गया हो, सेम प्रॉब्लम किसी और तरीके से सॉल्व किया। अब आपको ड्राई रन करना आता है, ड्राई रन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। अगर आपको ड्राई रन करना आता है तो आप बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे।
ड्राई रन करने का क्या तरीका होता है आने वाली क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ड्राई रन कर सकते हैं। केवल करना क्या है, जो हो रहा है उसी को फॉलो करते जाना है, राइट। आई होप आई एम डन विद दिस। किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में बता दीजिए, स्पेसिमेन पेपर के बारे में, पेपर के पैटर्न के बारे में। बिल्कुल, फर्स्ट 2 चैप्टर बूलियन अलजेब्रा और प्रोपोर्शनल लॉजिक कंप्यूटर हार्डवेयर 35 का बहुत कम चीज पढ़ के आप 35 नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसलिए मैंने प्लान किया बिल्कुल शुरुआत से उन्हीं चीजों को स्टार्ट करने का, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया ये? ओ सो बेटा स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर प्रोपोर्शनल लॉजिक और कंप्यूटर हार्डवेयर से, ठीक है। प्रोपोर्शनल लॉजिक, प्रोपोर्शन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहां प्रोपोर्शन क्या है इसको देखना है। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट विच गिव्स द रिजल्ट एज आइदर ट्रू और फॉल्स, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम प्रोपोर्शंस बोलते हैं। यहां पे स्टेटमेंट्स लॉजिकल स्टेटमेंट है, यानी कि हम सपोज करें कि अगर एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं 5 इज अ प्राइम नंबर, सो 5 इज अ प्राइम नंबर कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। इस क्वेश्चन का कोई और आंसर नहीं हो सकता है, तो ऐसे स्टेटमेंट विच रिजल्ट एज ट्रू एंड फॉल्स इज नोन एज प्रोपोर्शंस। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ डिक्लेरेटिव यार 2 है, ठीक तो है। इट इज डिफाइंड एज, ये पीछे बढ़ गया तो सॉरी, जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन, पीछे मिटाना भी रहेगा, ज्यादा लिखेंगे नहीं। तो मैंने स्टेटमेंट की बात की, मैंने कहा भाई 5 इज अ प्राइम नंबर, आंसर इज ट्रू एंड फॉल्स। Today is Wednesday. It is true and false. It is a proportion. How are you? Answer is fine, not well. This is not a proportion. So, in this statement can be represented as P, Q, R, S, A, B, C, D, anything. क्योंकि जब हम एक्सप्रेसिव फॉर्म में लिखते हैं स्टेटमेंट को, तो हम लिखेंगे लेट्स P इक्वल टू 5 is a prime number, let's Q equal to today is a Wednesday. So I hope you got it, what a statement proportion is known as. There are 2 kind of proportions. Just let me remove this now, long press. So there are 2 kinds of proportions. One is simple and another is compound. There are 2 kinds of proportion. One is simple, another is compound. Simple proportion is, as I had given the example, P it is cold. एक statement है, Q London is in Denmark, R Paris in the capital of France. अब यहाँ पे इसका आंसर ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है। लंदन डेनमार्क की कैपिटल नहीं है, डेनमार्क, लंदन इज इन डेनमार्क मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ट्रू या फॉल्स होगा, तो ये आपके सिंपल प्रोपोर्शन है। इसके बाद कंपाउंड प्रोपोर्शंस, 2 प्रोपोर्शंस को ऐड करके मिला करके एक तीसरा स्टेटमेंट, जैसे मैं इंग्लिश ग्रामर में आप कंजंक्शन पढ़ते हैं, तो इट्स लाइक कंजंक्शन, 2 स्टेटमेंट कैन बी ज्वाइंड टुगेदर यूजिंग सम कंजंक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली हियर ऑल्सो व्हेन 2 or more statements proportions are combined together, it is known as compound proportion. For example, P means roses are red, violets are blue. ये सिंपल प्रोपोर्शन है, ये सिंपल प्रोपोर्शन है, बट हमने इनको ज्वाइन कर दिया और एक स्टेटमेंट लिखा P
सॉरी, रोजेस आर रेड एंड वॉयलेट आर ब्लू, एंड जो है इसके थ्रू हमने इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो स्टेटमेंट बना ये आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में P एंड Q लिख सकते हैं अगर इनको हम P या Q से रिप्रेजेंट करें। इस तरह से एक दूसरा एग्जांपल भी दिया हुआ है, यहां एंड से जोड़ा है, अगले स्टेटमेंट में और से जोड़ा है। तो क्या केवल एंड या और से ही जोड़ सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं? ठीक, तो ये जो ज्वाइन करने के लिए हमने यूज किए थे सिंबल्स, दो सिंबल्स आर नोन एज कनेक्टिव्स एंड देयर आर 5 कनेक्टिव्स। ठीक है, एंड और नॉट, इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ। एंड और नॉट, इफ देन का सिंबल्स इनके ध्यान रखिए बेटा, ये जो सिंबल्स बने हुए हैं इनके सिंबल्स बहुत ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे बेस जो ट्रुथ टेबल बनाना है आगे का जो भी प्रोसीजर है उनमें बच्चे सिंबल्स ही गलत समझ लेते हैं। ये एंड का सिंबल है, इसको अगर आप और की तरह डील कर देंगे तो आपका आंसर गलत आने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया, ये सिंबल्स पहचान लीजिए। इफ देन इज ऑल्सो नोन एज इंप्लीकेशन, इट इज नोन एज इंप्लीकेशन। ठीक है, एंड ये तो गायब नहीं हो सकता। एंड ये आपका इफ एंड ओनली इफ इज नोन एज इक्विवेलेंस। राइट, तो ये सिंबल्स आपको ध्यान रखने हैं। इसका क्या सिंबल है? दो सिंबल्स हैं, कहीं पे ये वाला दिखाई देगा, कहीं ये दिखाई देगा। इक्विवेलेंस के भी दो सिंबल है, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। इसको जब स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है P इंप्लीकेशन Q, तो उसका एक्सप्रेशन जो होगा उसमें हम इफ देन का यूज करते हैं। आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिस। आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे तो एग्जांपल भी देते हैं आपको। तो पहले इसमें तो ट्रुथ टेबल क्या है? हमने बोला फॉर एग्जांपल कि A एंड B आर टू क्वांटिटीज, ये जो एक सिंपल प्रोपोर्शन है, ये दूसरा सिंपल प्रोपोर्शन है, और हमने बीच में लगा दिया एंड। तो ये जो कंपाउंड प्रोपोर्शन बना उसका रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, वो कब ट्रू होगा और कब फॉल्स होगा, इसकी सारी पॉसिबिलिटीज को जब हम टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है आपका ट्रुथ टेबल। ये पॉसिबिलिटीज अब टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या कहला रहा है? ट्रुथ टेबल कह रहा। तो अब हम ये कह रहे हैं P एक सिंपल प्रोपोर्शन है, Q दूसरा सिंपल प्रोपोर्शन है। दो पॉसिबिलिटीज क्या होगा कि दोनों ही फॉल्स है। एंड लगा है, एंड रिजल्ट एज ट्रू व्हेन बोथ आर ट्रू। ठीक है, क्या होना है? ए भी ट्रू हो और बी भी ट्रू हो। केवल एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। कोई भी एक फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। इट इज सेम एज इन द नॉर्मल टर्म्स वी टॉक, कि ऐसा करने के लिए, किसी भी चीज के होने के लिए ये दोनों चीजें चाहिए। तो अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो दोनों फॉल्स होने पे फॉल्स आ रहा है, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो भी फॉल्स आ रहा है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स आ रहा है। तो ट्रू कब आ रहा है? व्हेन बोथ आर ट्रू। सेम वे एंड के कंजंक्शन कहते हैं, वो मैंने बताना भूल गया। फिर दूसरा है और, जिसको हम बोलते हैं डिसजंक्शन। और में ट्रू कब आता है? आइदर और, मींस आइदर फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू और सेकंड इज ट्रू। इनमें से कोई ट्रू होते नहीं, एक फॉल्स हो जाए दूसरी ट्रू हो जाए तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। तो इसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। सेम वे दोनों फॉल्स होने पे ही फॉल्स आ रहा है, बाकी सब ट्रू आ रहा है। नेगेशन नॉट। नॉट का मतलब पहला फॉल्स होने में उसका अपोजिट, इनवर्स। जब फॉल्स है तो ट्रू आएगा, ट्रू है तो फॉल्स। हम इस किसी के आगे नॉट लगा दें तो ये स्टेटमेंट है, अगर ये ट्रू आ रहा है तो हमारा फाइनल आंसर आएगा फॉल्स। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू इज व्हाट? नॉट ट्रू इज फॉल्स।
अब हम लोग बात करते हैं इम्प्लीकेशन की, और इसका ये ट्रुथ टेबल है, ठीक है। इट इज इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। अब ये ट्रुथ टेबल याद नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सपोज करें आपको ये प्रूफ करने का हो गया पी इंप्लीकेशन क्यू इक्वल टू पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू, ठीक है। अब आप ये बना ही नहीं पा रहे हैं, तो इसको याद कैसे रखना मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मैंने माना यहाँ पे कि ये प्रपोर्शन नहीं मान रहा हूँ मैं, एक अपनी स्टोरी बना रहे हैं। व्हाट इज द स्टोरी? एक शॉप है, पी उसका मालिक है, क्यू वहां काम करता है तो सर्वेंट है, दिस इज द ओनर, ये सर्वेंट है। दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है, बोथ आर सिटिंग रिलैक्सिंग। इट इज पॉसिबल, द आंसर इज ट्रू। सेकेंड केस, ओनर इज नॉट वर्किंग, सर्वेंट इज वर्किंग। काम है, ओनर बैठा हुआ है, भाई थोड़ा सा काम है, सर्वेंट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड केस, ओनर इज वर्किंग एंड सेइंग टू द सर्वेंट कि तुम आराम करो। कौन सा ओनर है जो आराम काम करेगा, बोलेगा सर्वेंट से काम कर, आप आराम कर लीजिए, हम काम कर लेते हैं। ओनर काम में लगा हुआ है, सर्वेंट आराम कर रहा है, बोले सर करिए आप, ऐसा तो नहीं होता है। दिस इज द वन केस विच इज फॉल्स एंड देयर इज लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम है, दोनों आदमी काम करने में लगे हुए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो दिस ट्रुथ टेबल यू कैन रिमेंबर यूजिंग दिस स्टोरी, फाइन। नाउ द नेक्स्ट इज बाई कंडीशनल और इक्विवेलेंस। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये नाम क्या बता रहा है, दोनों सेम है, इक्विवेलेंस। व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम, दोनों ही जीरो है या दोनों ही वन है, तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स आएगा, ठीक है। अब ये पांचों आपने पढ़े, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, बाई कंडीशनल। ये नाम भी याद रखिएगा भैया, इक्विवेलेंस को बाई कंडीशनल भी बोलते हैं। इनका यूज क्या है, आपको इनको पढ़ के क्या मिलेगा भाई? ट्रुथ टेबल बनाने को आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। ट्रुथ टेबल बना के आपको ही पूछा जाएगा कि ये एक्सप्रेशन जो है ये ट्रू है कि नहीं है, ये प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, ये प्रूव होता है कि नहीं प्रूव होता है, ठीक है। तो सपोज करिए आपको ये प्रूव करना है, तो हम प्रूव करते हैं पी इंप्लीकेशन क्यू, तो ये दिया ही हुआ है। अब पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू निकाल लेते हैं। अगर पी है तो पी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यहां पे साइड में कॉम्प्लीमेंट का मतलब इनवर्स, जीरो विल बिकम वन, वन विल बिकम जीरो। अब पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू, आपको इन दोनों कॉलम को देखना है। प्लस मीन्स और, कोई भी एक ट्रू है तो आंसर ट्रू आना है। जीरो प्लस वन, वन, वन प्लस वन, वन, जीरो प्लस जीरो, दोनों ही फॉल्स हो गए, तो आंसर जीरो आना है। वन प्लस जीरो, वन। इस कॉलम को देखिए, इसके लिए सेम आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक है। तो एक ये छोटा सा एग्जांपल था, इस बेस पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पॉसिबल हैं। आपको दिया होगा कि एक्सप्रेशन दिया है, ये सेटिस्फेबल है, अनसेटिस्फेबल है, और भी बहुत सी चीजें रखेंगे, अभी आप कवर करने वाले हैं उनको भी। स्पेशल कमेंट, अब आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला है एमसीक्यू में बहुत ज्यादा, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ भी पी इंप्लीकेशन क्यों दे रखा है, ठीक है। अब इसने पी इंप्लीकेशन क्यों, क्या मतलब होता है, इसका इनवर्स क्या है, इसका कन्वर्स क्या है, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है। इस बेस पे क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आते रहे हैं। इस बार ये भी पूछा जाएगा, साथ में ऐसे ऑप्शन दिए गए, आपको चूज करना है कि सही ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो पी इंप्लीकेशन का मतलब होता है, पी इंप्लीकेशन को इफ देन हमने पढ़ा, तो अगर हम इसको लिखे वर्ड्स में तो वी कैन राइट इफ आई एम क्लेवर देन आई कैन पास। इफ लगा दिया, देन लगा दिया। यहां पी का मतलब क्या, आई एम क्लेवर, क्यू का मतलब आई कैन पास। इनवर्स का मतलब क्या है, इसे यहां पे मैं बात बताना ही थी, ये पी क्यू है, या इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। इंसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट दोनों का इनवर्स करना है, दोनों पे नॉट लगाना है। इनवर्स में पी इंप्लीकेशन क्यू में क्या आया इनवर्स, नॉट पी इंप्लीकेशन नॉट क्यू, राइट, दोनों पे नॉट लगा दिया। तो क्या बन गया,
इफ आई एम क्लेवर, तो यहां आएगा इफ आई एम नॉट क्लेवर देन आई कैन नॉट पास, राइट। इफ आई एम नॉट क्लेवर देन आई कैन नॉट पास, दोनों पे नॉट लगा दिया। तो ये ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि ये ऑप्शन, इसको कुछ और तरीके से भी लिखा हो सकता है पर मीनिंग सेम होना चाहिए। अगर सपोज करिए ऑप्शन में आपको ये नहीं मिल रहा तो बट यू हैव टू सी इज देयर एनी स्टेटमेंट विच मीन्स द सेम थिंग। आई सेड कि आपको पहले क्या करना है कि इसका आंसर सोचना है, उसको ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन में मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला देन आप सोचिए इन ऑप्शंस में विच इज द मोस्ट क्लोजेस्ट थिंग विच इज सेम हैविंग सेम मीनिंग एज दिस, राइट। आगे चलते हैं, दूसरा चल रहा है कन्वर्स। कन्वर्स में क्या है, एंसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट बोथ आर इंटरचेंजिंग। एंसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट को आपस में आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है, ठीक है। तो P इंप्लीकेशन Q हैज बिकम Q इंप्लीकेशन P। तो क्या बन गया आंसर, इफ आई कैन पास देन आई एम क्लेवर, ठीक। आपको समझ में आ गया, कन्वर्स समझ में आ गया। तीसरा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगर आप इसको ध्यान से देखिए कौन सा पॉजिटिव को, तो ये इनवर्स और कन्वर्स को मिला दिया, यानी दोनों पे नॉट भी लगा दिया, एंसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट से इंटरचेंज कर दिया, ठीक। तो इसी में इफ आई कैन नॉट पास देन आई एम नॉट क्लेवर। और इस पे श्योरली एक क्वेश्चन आने वाला है। हेलो, कुछ करना है, हेलो, सो इज इट क्लियर? हाँ आप सही है, राइट। द चाइल्ड इज सेइंग, अब सही है। तो ये हमारे मतलब का था इस पेज पे, बाकी ये बहुत ज़्यादा मतलब का नहीं है। वेल फॉर्म फॉर्मूले के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। तो टेबल तो आई होप आपको बहुत बनानी आती होगी। तो यहाँ एक टेबल बनाने का एग्जांपल दिया हुआ है, अभी मैंने आपको एक टेबल बना के दिखाई हुई थी। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज और देखिए, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं। पहले वाले एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, वहां पे मैंने एग्जांपल में दो वेरिएबल P और Q यूज हुए थे। नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 2, तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर? द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर 2 द पावर n. n is 2, we have got 4 combinations. यहां P Q R 3 वेरिएबल है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर 3, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 3, इनपुट आपके 3 है, तो कितने हो गए, 2 द पावर 3 मींस 8। और आपके P Q R S होते तो कितना आएगा आंसर, 2 की पावर 4 16। और स्पेसिमेन पेपर में एक क्वेश्चन ये भी था जिसका आंसर 16 है। एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें एक स्टोरी दे रखी होती है, 4 इनपुट्स दिए हैं, और एक उसका क्वेश्चन है कि इसके ट्रुथ टेबल में कितने इनपुट हैं। कितने इनपुट है भाई, 3 वेरिएबल ले रहे हैं, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 16 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। सो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कभी भी एक नंबर के लिए कि यहां पे कितने वेरिएबल्स हैं तो कितने इनपुट होंगे। अब यहां 3 वेरिएबल है तो 8 इनपुट होता है। अब ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। 8 का आधा 4, 4 1s 4 0 4 1s, फिर इसका आधा कर लिया 2 0 2 1s 2 0 2 1s, फिर उसका आधा 0 1 0 1 0 1 0 1। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप ऑर्डर को फॉलो नहीं करते तो आपका आंसर प्रूविंग में तो हो सकता है सही आए, पर देयर आर मल्टीपल प्लेसेस, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आपका आंसर गलत आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ये निकालते हैं एसओपी पीओएस के कैनोनिकल फॉर्म निकालेंगे, वहां आपका आंसर गलत आएगा। आप के मैप करेंगे, वहां पे आपको सही पॉसिबिलिटीज के हिसाब से काम करना है। तो आप पॉसिबिलिटीज जो इनपुट की उसके ऑर्डर को चेंज नहीं करें, ठीक।
अब दिस इज वेरी सिंपल भाई, ये ब्रैकेट में लिखा है तो ब्रैकेट इज ऑलवेज हैविंग हायर प्रेसिडेंस। सिंबल क्या आपने आइडेंटिफाई करा कि भाई सिंबल तो और है तो क्या करें भाई, जहां जहां पे दोनों में पी और क्यू में किसी में भी वन आता है, यहां देखिए कहीं ना कहीं सब में वन आ रहा है, सारे वन आ गए। और देखना पी क्यू में दोनों जीरो होने पे जीरो आता है, बाकी सब जगह कहीं ना कहीं वन है तो वन आ गया। अब इसके आउटपुट को, इस आउटपुट को एंड आर है, एंड यानी कि ये आउटपुट और आर में एंड लगाए, नहीं दोनों जगह जहां पे वन आए वहां पे वन आएगा। देखिए कहां पे दोनों जगह वन आ रहा है, यहां दोनों जगह वन आ रहा है, यहां दोनों जगह वन आ रहा है, यहां दोनों जगह वन आ रहा है। सो ट्रुथ टेबल इज वेरी इजी टू मेक, ओनली थिंग आपको सिंबल आइडेंटिफाई करना है, रिलैक्स मोड में बनाना है, एग्जाम में टाइम कम होता है, रफली कर सकते हैं पर गलत नहीं करना, ध्यान से बिल्कुल। अब आप लाइनें मत खींचिएगा एग्जाम में बैठ के, कि कुछ बच्चों की कंप्लेन है हम के मैप कर रहे थे इतना टाइम लग गया, आखिरी में हमारे 10 नंबर का तो बाकी था। किसने कहा था वहां ड्राइंग बनाने के लिए? ड्राइंग मत बनाए, करें, सॉल्व करें, सही रफ में करना है आपको, ABCD में आंसर देना है। अब तक आप एग्जाम दे चुके हैं, ऐसे ABCD लिखना है, रफ वर्क कोई नहीं चेक करने जा रहा है। गर्मी लगने लग गई बहुत ज्यादा, बहुत टाइम लगेगा सब पढ़ने में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, हर पेपर में, चाहे बोर्ड का पहले पेपर आता था या अब जो उतार ही देते हैं, ठीक है, बोर्ड का चाहे जब पहले पेपर आता था या अब जो पेपर आ रहा, हमेशा क्वेश्चन 1 इज बेस्ड ऑन, अरे बैक हो गया, तो मैं क्या बात कर रहा था कि जो भी पेपर आ रहा है, ये आपका MCQ वाला पेपर आया हो, स्पेसिफिक पेपर, या जो भी आपका पहले ईयर्स में पेपर आए हैं, हर पेपर में एक चीज देखने को मिली कि ये जो लॉ है ना, इसके बेस्ड क्वेश्चन आए। तो ये लॉ मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं, आपको ये सारे लॉ याद करने हैं, सारे लॉ आपने पढ़े हुए हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक में दिए हुए आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि इनका 2 यूज है। पहले तो आपसे हमने ये लॉ दे रखा है, हमने कहा आइडेंटिफाई दिस लॉ, आपको वहां पे हमने रखा इक्विवेलेंस लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है, इनवर्स लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, आपने लिख दिया कुछ भी, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा लॉ है। दूसरा, विच एमंग देम इज इनवर्स लॉ, अब वहां पे 4 लॉ लिखे, आपको इनवर्स लॉ आइडेंटिफाई करना है। और आगे क्या यूज है, अगर आपको लॉ याद है तभी आप बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे, बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको दिया सिंप्लीफाई, तो भाई सिंप्लीफाई तो हमसे हो नहीं पाता क्योंकि हमको ये लॉ नहीं याद है। ठीक है, मैथ्स में सम सॉल्व नहीं होते क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं याद है। तो ये तो फॉर्मूले हो गए बूलियन के, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सिंप्लीफाई आराम से होगा, सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन जरूर आने वाला है कि भाई x + x कॉम्प्लीमेंट y क्या है इनमें से, वो आपको लॉ नहीं पता है कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है x + y आएगा, अगर आपको हो सकता है कभी आपने करा हो सॉल्व, याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं याद है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ये लॉ याद रखेंगे। ये फॉर्म आप स्किप कर सकते हैं, इस फॉर्म में जरूर याद रखें। ठीक है, तो ये आपको प्रोपोर्शन में भी मिलेगा और बूलियन में भी सेम लॉ मिलेंगे। यहाँ लिस्ट है पूरी लॉस की, ये लॉ है, इसको याद करना है। तो अगर याद, ये सपोज करें पहला लॉ देखते हैं, P.0 = 0 आया कैसे। ठीक है, यहां पे 0 इज अ कांस्टेंट, P की 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। ठीक, अब लगा है डॉट, डॉट का मतलब एंड ऑपरेटर है। ठीक, एंड का मतलब दोनों 1 होने चाहिए। ठीक है, यहां दोनों 1 है, नहीं है तो आंसर क्या आया 0। यहां दोनों 1 है, नहीं है, आंसर क्या आया 0। तो जब किसी भी केस में P की चाहे कोई भी वैल्यू ले रहे, आंसर जब 0 आ रहा है तो P.0 0 होगा। P + 1 1 है, कैसे भाई, P की वैल्यू क्या है,
जीरो हो सकती है या वन हो सकती है। अब प्लस वन कर रहे हैं और में आंसर क्या होता है, कोई भी वन हो तो वन आता है। ठीक है, तो यहां कोई भी वन तो है, हर बार वन तो कहीं ना कहीं आ ही रहा है, तो आंसर ऑल द केस आंसर इज वन। ठीक, और देखते हैं। अब इसकी बात कर ले, p प्लस पी कॉम्प्लीमेंट। कहां चला गया, इसकी बात कर ले, p प्लस पी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वन। इसे कॉम्प्लीमेंट्री लॉ भी बोलते हैं। p और p कॉम्प्लीमेंट कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, वन। वन वेरिएबल की कितनी पॉसिबिलिटी है, टू द पावर वन, टू पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, एक होगी जीरो, दूसरी होगी वन। ठीक, p कॉम्प्लीमेंट। अब p की वैल्यू जब जीरो है तो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी होगी, इसके कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, जीरो। प्लस कर रहे हैं, p प्लस पी कॉम्प्लीमेंट, प्लस में क्या होता है, और कोई भी एक वन हो, आंसर वन आता है, तो यहां वन आया, क्योंकि हर केस में कहीं ना कहीं वन आ रहा है। दूसरा क्या करा, p डॉट पी कॉम्प्लीमेंट प्रूव करो भाई। p डॉट पी कॉम्प्लीमेंट, डॉट में क्या होना चाहिए, एंड का मतलब दोनों वन होने चाहिए, दोनों इनपुट वन हो। दोनों इनपुट वन कहीं पे है, नहीं है, जब दोनों इनपुट वन है तो वन आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, जीरो। सो ऑल द केसेस द रिजल्ट इज वन, इन ऑल द केसेस द रिजल्ट इज जीरो। तो इस तरह से बाकी लॉ भी प्रूव कर सकते हैं, तो यू कैन ट्राई इट आउट। ये तो बिल्कुल सेम है। सो आइडेम्पोटेंस लॉ मैं रीड कर दे रहा हूं एक बार आपके लिए। p डॉट पी इक्वल टू पी, p प्लस पी इक्वल टू पी, ये वाला पार्ट आपको याद रखना है। एब्जॉर्प्शन लॉ, p प्लस पी क्यू इक्वल टू पी एंड p डॉट पी प्लस क्यू इक्वल टू पी, ये मैं प्रूव भी कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए p प्लस पी डॉट क्यू दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, ट्रुथ टेबल से, दूसरा एल्जेब्रिक मेथड से। ट्रुथ टेबल मेथड से करना है तो हमारे पास दो इनपुट है, p और q। पॉसिबिलिटीज, p डॉट क्यू क्या होगा, जीरो डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, एंड है जीरो डॉट वन इक्वल टू जीरो, जीरो, और एंड में केवल वन डॉट वन इक्वल टू वन होता है। तो आपका p आ गया। अब इसके साथ हमें p को लेना है, इन दोनों कॉलम को देखना है, p प्लस पी क्यू, उल्टा लिख गया, कोई बात नहीं, p डॉट क्यू, q डॉट पी सेम। प्लस कर रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू वन हो, दोनों जीरो है, जीरो आया, दोनों जीरो है, जीरो आया, जीरो वन, यहां वन है, यहां जीरो है तो वन आया, वन डॉट वन प्लस वन, वन आया। इस कॉलम को देखिए, इस कॉलम को देखिए, बोथ आर सेम, p प्लस पी डॉट क्यू इक्वल टू पी आ रहा है, फाइन। तो ये क्या है, p के इक्वल है, दिस इज वन वे। इसी तरह से आप टोटल बना के इसको प्रूफ करके चेक कर सकते हैं, जस्ट ट्राई इट आउट योरसेल्फ। इसको दूसरे तरीके से कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमने अभी प्रीवियस में लॉ देखा कि भाई x डॉट वन इक्वल टू एक्स होता है, या a डॉट वन इक्वल टू a होता है, तो हम p को p डॉट वन लिख सकते हैं। ठीक, यहां पे p इज कॉमन इन बोथ, बचा क्या, वन प्लस क्यू, और x प्लस वन, p प्लस वन, एनीथिंग प्लस वन इक्वल टू वन। कोई भी एक्सप्रेशन लंबा चौड़ा लिखा हो, हम कह रहे हैं भाई लिखाओ x प्लस वाई डॉट जेड प्लस कुछ भी, आंसर क्या आएगा, वन। कभी भी कुछ प्लस करके प्लस वन आ गया, वन। तो भैया p प्लस क्यू आया वन, तो आपका आ गया p डॉट वन इक्वल टू p। सारे लॉ याद करेंगे, अपने आप बत्ती जलेगी। अगर आपने सारे लॉ याद कर लिए हैं तो सब सिंप्लीफाई करेंगे, अभी सिंप्लीफिकेशन में हमें ये सब जो जरूरत पड़ने वाली है।
तो आपको सब याद है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको सब याद आ जाएगा कि अरे यहां पे तो ये लॉ लग रहा है। जब पता होता है तो पता चल जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है। तो अभी आगे हम लोग करेंगे तो सब और भी सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं, और भी ट्रुथ टेबल करेंगे जिससे और भी क्लियर होगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ सिंपल एज मैथमेटिक्स है ना। 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, मैथ में जैसा होता है बिल्कुल वैसे ही है, ये भी बिल्कुल मैथ की तरह से है। ठीक है, एक मिनट रब करके दिखाता हूं। ठीक है, 2 प्लस 3 इंटू, अरे 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5। मैथ्स में ये ट्रू है, सेम वे यहां पे वही चीज की गई है। तो ये आपका क्या लॉ है, एसोसिएटिव है। इसके बाद जो लॉ आया तीसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आपको, बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं इसको। मैं आपको ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूव करके दिखाता हूं। ठीक है, इसमें ट्रुथ टेबल एक बार आपकी और क्लियर हो जाएगी। किसी बच्चे को कुछ डाउट है, ऐसा उसने लिखा है। ये सेकंड वाला प्रूव कर रहा हूं, P प्लस Q डॉट R इक्वल टू P डॉट Q प्लस P डॉट R। तीन वेरिएबल है, इट मींस कितने इनपुट होने वाले हैं, 8। P Q R 8 हैं, 4 0 4 1, 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक, इनपुट कॉम्बिनेशन बना लिए। लेट्स गो फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Q डॉट R, डॉट है, रिजल्ट 1 कब आने वाला है, जब दोनों 1 हो। Q और R दोनों 1 यहां पे हैं, ये यहां पे है, बाकी सब जगह क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक, अब हमें इस Q डॉट R को P से प्लस करना है, यानी कि इस कॉलम में और P वाले कॉलम में जहां पे भी कहीं पे भी 1 हो, और मीन्स कहीं पे भी 1 है तो 1 आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 0 है, यहां ये 3 0 है, इसके सिवा बाकी कहीं ना कहीं दोनों में 1 आ रहा है, तो बाकी सारे 1 आने वाले हैं। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। लेट्स गो फॉर द राइट हैंड साइड। P डॉट Q, डॉट है, P और Q दोनों में 1 कहां पे आ रहा है, ये चेंज द कलर, कलर कलर कलर, बाद में देखेंगे। ठीक है, P डॉट Q, एक यहां पे दोनों पे 1 आ गया तो हमने दोनों पे 1 लगा दिया, और बाकी 6 जगह 0 आने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 1 था, ये हटा दे रहे हैं, वो डिलीट कर देंगे। फिर बचा P डॉट R, थोड़ा गलत लिख गया, रब करते हैं। थोड़ा गलत ये लिख गया कि ये P प्लस Q डॉट और ये एक्सप्रेशन ही गलत लिख गया। लेफ्ट हैंड साइड सही है, राइट हैंड साइड गलत हो गया। ये है आपका P प्लस Q डॉट P प्लस R। P प्लस Q निकालते हैं, प्लस का मतलब दोनों में कहीं पे भी 1 हो,
PQ ये पहले दोनों इसको देखेंगे, ये जीरो है, बाकी कहीं ना कहीं 1 आ रहा है, 2 जीरो 6 बार 1, P प्लस R P प्लस R, फोन कॉल आ गया, डिस्टर्बेंस, P और R दोनों में यहां पे 1 है, ये 2 जीरो इधर आ रहे हैं, ऊपर 2 जीरो आ रहा है, 0 1 0, बाकी कहीं ना कहीं सब में 1 आ रहा है। अब इनके बीच में डॉट लगा है, तो इन दोनों कॉलम के बीच में डॉट लगा लीजिए, जिसको मैं तो ए बी लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, जगह नहीं है यहां, तो डॉट लगाएंगे तो दोनों जगह 1 आने पे 1 आएगा, और इस केस में केवल ये 5 बार 1 आ रहा है। इस कॉलम को लेफ्ट हैंड साइड और P प्लस Q डॉट R, इसको देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये ट्रू है। पर ऐसा प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, ऐसा तो नहीं है, प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, पर ये हमने केवल आपको ट्रुथ टेबल की प्रैक्टिस कराने के लिए दिया कि ट्रुथ टेबल की जरूरत आपको पड़ने वाली है। Then this law is there, recomplement of x equal to x, x की वैल्यू अगर 0 है, कॉम्प्लीमेंट लेंगे 1 आएगी, फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका तो 0 आ जाएगी, ये सेम हो गया। एंड द सेम इज पॉसिबल फॉर 1 ऑल्सो, 1 का कॉम्प्लीमेंट लिया 0 आया, 0 का कॉम्प्लीमेंट लिया 1 आ गया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ आ गया, डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आने वाला है। Why it is important, इससे बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। यहां क्या है, लॉ इज P डॉट Q होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट प्लस Q कॉम्प्लीमेंट। तो आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, इससे बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि भाई दिस इज एक्सप्रेशन x प्लस वाई डॉट जेड, ऐसे है, एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ठीक, अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, इस लॉ को यूज करके निकालेंगे। तो दोनों चीजें भी कर लेते हैं। नॉर्मली दिस कैन लर्न यूजिंग कि ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, सो कैसे याद रखते हैं, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ये ऐसे याद रखते हैं। पर लॉ क्या है, ये है लॉ, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन इज नॉट अ लॉ, दिस इज अ वे टू रिमेंबर इट। सो प्लीज माइंड, क्या लॉ है और क्या एक तरीका है याद रखने का। तो भाई इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये क्वेश्चन है कि विच अमंग द गिवन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। So what you will do? We'll take the whole complement. Apply De Morgan's law. 2 laws are there. तो पहले लगाया तो आगे x कॉम्प्लीमेंट डॉट y डॉट z होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब यहां होल कॉम्प्लीमेंट है तो फिर से De Morgan's लॉ लग गया, ये हो गया y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट। एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी डॉट का प्लस बनाए ब्रैकेट जरूर लगाए, क्योंकि आपको हो सकता है ऑप्शन में ये भी दे रखा हो, एंड दिस इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन में ये भी दिया होगा, ऑप्शन में ये भी दिया होगा, सही ऑप्शन क्या है। तो अगर आपने ब्रैकेट भूल गए तो गलत। और कॉम्प्लीमेंट लगाने निकालने के समय आपको केवल 2 ही लॉ लगाने। सपोज यहां पे डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, कहीं पे सॉल्व करते करते आपका आ जाता है एक्स डबल कॉम्प्लीमेंट, तो आप उसको एक्स लिख देंगे, उसके आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना होता, उसी में से कोई आंसर आपको मिलेगा। इज इट ओके? जस्ट 10 o'clock तक हम क्लास लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और कवर कर लें। तो डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया, फिर ये लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन, ये भी हमने आपको प्रूव करके दिखाया था, और ये दूसरा लॉ है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ट्रांसफर, ये लॉ इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां पे इस P इक्विवेलेंस Q वाले के इसके साथ साथ एक चीज और देख लीजिए, इसको प्रूव कर लीजिएगा, प्रूव करना भी इंपॉर्टेंट है।
तो एक है इसके साथ P, यहां शायद नहीं दिया हुआ, P इक्वलेंस Q इक्वल टू पी क्यू प्लस P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इट इज नॉट गिवन ओवर हेयर। तो ये आपके, क्योंकि बहुत कम यूज होंगे, बाकी जो लॉ अभी तक हमने पढ़े वो सारे लॉ आगे सिंप्लीफिकेशन में यूज होने वाले हैं। जब यूज होंगे तो आपको पक्की बात है याद आ जाएंगे, अच्छा ये लॉ है। ये बहुत कम यूज होने वाले इसलिए याद नहीं आने वाले, ठीक है। तो इनको आप जरूर याद कर लीजिए। चीज कहीं आई नहीं अभी तक, मैं पीपीटी में लेके आया था, याद ही नहीं आ रहा कहाँ आया। नीचे वाला कहाँ गायब हो गया, मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करके दिखाया था, तो टेबल से एल्जेब्रिकली प्रूफ कर सकते हैं, ये आगे बताया। पर ये जो आपके प्रोपोर्शंस वाले लॉ हैं इनको भी हम एल्जेब्रिकली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो और सारे लॉ अभी जो यूज है वही यूज हो रहे हैं, ठीक। क्या लिखा है, P और P कॉम्प्लीमेंट एंड Q इक्वल टू P और Q। यहां पे क्या लिखा है, सिंपल फॉर्म में लिख लिया। सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे तो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। यहां पे क्या लगाया, तुमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। कौन सा लॉ लगाया, x प्लस वाई डॉट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड, ठीक। किसी फॉर्म में याद कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, ये अगर आपका x है, ये y है, ये z है, तो x प्लस वाई का मतलब p प्लस पी कॉम्प्लीमेंट, x प्लस जेड का मतलब p प्लस क्यू। p प्लस पी कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, तो बच्चा क्या, p प्लस क्यू। p प्लस क्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं। प्रूफ हो गया। जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। इसको अलजेब्रिक प्रूफ करना है। P इंप्लीकेशन Q इज इक्वल टू दिस। तो दोनों साइड से सॉल्व कर लें या राइट हैंड साइड से सॉल्व करें, तो राइट हैंड से सॉल्व करना इजी है। इंप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, x इंप्लीकेशन y इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, ठीक। यानी कि यहां क्या हो गया, q कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो भी दे रखा है q कॉम्प्लीमेंट पे होल कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया। इस वजह से इंसिडेंट पे कॉम्प्लीमेंट, कॉन्सिक्वेंट वैसे रहा, बीच में प्लस लग गया। अब ये क्या हो रहा है, री कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इक्वल टू एक्स है, इन्वॉल्यूशन लॉ, x आ गया, ठीक। तो q पे डबल कॉम्प्लीमेंट हट गया, और ये अब इसी को जो आपका आया q प्लस पी कॉम्प्लीमेंट, हमने अभी आपको पढ़ाया कि भाई x प्लस वाई क्या होता है, भाई y प्लस एक्स के बराबर होता है। तो आप कैसे भी लिख दीजिए, तो इसको इस तरह से बजाय इस तरह से लिख दिया गया। अब जब इस तरह से लिखा तो आपको याद आ गया कि भैया ये कौन सा लॉ है, अभी थोड़ी देर पहले हमने यहीं पे लिखा हुआ है। जब x इंप्लीमेशन y को हम x कॉम्प्लीमेंट प्लस y लिख सकते हैं, तो x कॉम्प्लीमेंट प्लस y को x इंप्लीकेशन y भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पे इसको प्रूफ करना है, तो ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। सेम लॉ अप्लाई किया, नहीं क्या हो गया, p कॉम्प्लीमेंट प्लस r, ये हो गया q कॉम्प्लीमेंट प्लस r, ठीक है। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अपोजिट लगा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, x प्लस वाई डॉट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड, ठीक है। तो यहां पे r दोनों में कॉमन है, तो r को मान लीजिए x, ये मान लीजिए y, ये मान लीजिए z, यही तो लिखा है।
यानी क्या आ गया, आर प्लस पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब पी कॉम्प्लीमेंट डॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट पे डीमॉर्गन्स लॉ लगा दिया उल्टा। जैसे वहां ब्रेक द लाइन चेंज द साइन था, तो यहां चेंज द साइन को ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमने कह दिया भाई ये जो है ये हो जाएगा, ठीक। और अब P प्लस क्यू को अब मान लीजिए x, तो ये क्या है भाई, इसको जब मान लिया x तो आपने लिखा x कॉम्प्लीमेंट प्लस आर। x कॉम्प्लीमेंट प्लस आर का मतलब x इंप्लीकेशन r, x इंप्लीकेशन x ही है, फिर से P प्लस क्यू लिख दीजिए, आपका यहां आ गया, ठीक। तो इस तरह से सॉल्व करना आपको पता रहेगा तो बहुत जगह काम आने वाला है प्रोपोर्शनल लॉजिक में। और ऐसे और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं मेरे ख्याल से, ये सेम रिपीट हो गया। अब आगे लेट मी चेक आगे क्या है। ब्लैंक आ जाए तो मेरे ख्याल से इतना आपके प्रोपोर्शनल लॉजिक में बहुत है, तो अब इन्हीं चीज़ों का आप फोकस करिए। आगे हम लोग कल बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ाई करेंगे। इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारे लॉ याद कर लीजिए, सारे लॉ याद कर लीजिए कल की क्लास से पहले बूलियन के, क्योंकि उसका यूज होने वाला है। और एक बार रीड कर लीजिए जो भी बूलियन अलजेब्रा है, उसको अगर आप रिवाइज करके बैठेंगे, आपने पढ़ा हुआ है, हमें यहाँ ब्रशअप करना है, तो अगर आप पहले से रिवाइज करके बैठेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू कोप अप। क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, आप भी बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि भाई टाइम हो गया, हमारा एग्जाम होने वाला है। तो आई थिंक आई मस्ट वाइंड अप नाउ, और कल हम लोग मिलते हैं 8:30 बजे, और अगर कोई चेंज होगा तो सर आपको बता देंगे। सो गुड नाइट, सब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।